Hello everyone, I hope you all are very well. I am मयंक अग्रवाल. टुडे इज़ दीपावली. आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं. आज हम इस वीडियो में द हिंदू के जो एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे. आज है सैटरडे, तो आज ये फर्स्ट जो एडिटोरियल है परबेयर ऑफ प्रॉमिस. इस आर्टिकल में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी जो लेटेस्ट स्टिमुलस दिया है इंडस्ट्रीज़ को, उसके बारे में बात की जा रही है. ये वाला जो आर्टिकल है वो बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे. पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है. इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन जो न्यूज़ पोर्टल हैं उनको गवर्नमेंट मॉनिटर करने की बात कर रही है, तो उसके बेसिस पे इस आर्टिकल में बात की गई है. देन ये आर्टिकल जो है अभी इतने दिनों के बाद आखिर जो ये एडिटोरियल राइटर्स हैं इनका जो ध्यान है वो इंडिया और यूएसए से दूसरी तरफ आया है. अब इंडिया और कनाडा की यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है कि इंडिया और कनाडा की जो डायलॉग है 1.5 जो डायलॉग है वो होने जा रहा है, तो उसके बेसिस पे इस आर्टिकल में बात की गई है. नीचे जो यहाँ पे ओपेड पेज होता है उस पेज में ये पंजाब में जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बेसिस पे ये पूरा उन्होंने केस स्टडी दी हुई है. सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल देख लेते हैं. जो सबसे पहला आर्टिकल है जो लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक जो स्टिमुलस पैकेज दिया है इस इकोनॉमी में अपटेक लाने के लिए. इकोनॉमी जो है उसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपीस का वो जो है वो लेके आए. इससे ये पता चल रहा है कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, बिकॉज़ गवर्नमेंट का ये बैक टू बैक जो है ये थर्ड स्टिमुलस जो है इकोनॉमी में उन्होंने इन्फ्यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी अभी भी आउट ऑफ ट्रैक है. अब बात की जा रही है कि ओवर द पास्ट मंथ बहुत सारे ऐसे जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उन्होंने अपटिक दिखाया, जैसे कि आईआईपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स होता है उसमें भी अपटिक नज़र आया. साथ में जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, पीएमआई इंडेक्स होता है, उसमें भी अपटिक नज़र आया. देन जो कोर सेक्टर्स होते हैं, कोर सेक्टर में भी जो है उसमें भी जो प्रोडक्शन है उसमें भी थोड़ा अपटिक नज़र आया. तो ये यहाँ पे, और साथ में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ था लास्ट मंथ वो भी पिछले ईयर से ज़्यादा था, और उसके जो लास्ट मंथ है सितंबर उससे भी ज़्यादा था. बट यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि एक सस्टेनेबल रिकवरी जो है वो आती जा रही है, और साथ में उन्होंने बोला है कि जो ये रिकवरी है वो एक तरह से पेंट अप डिमांड है. पेंट अप डिमांड का मतलब होता है कि अभी ये थोड़ी हिडन है और धीरे धीरे ये आएगी, बट ये हो सकता है कि वो ट्रांजिएंट मतलब बहुत कुछ टाइम के लिए ही ये रिकवरी हो, बिकॉज रिजर्व बैंक ने भी ये बात बोली है कि कंट्री जो है वो रिसेशन में जा रही है. टेक्निकली रिसेशन में जो कंट्री है वो जा रही है, इस बारे में बात की जा रही है. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस दिया है उसमें ये एक मंथ के बाद दिया है. जो एलटीसी उन्होंने कैश वाउचर जो दिए थे, लीव ट्रैवल जो कंसेशन है, लीव ट्रैवल कंसेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उसके बेसिस पे उनको उसी उतना ही मनी का कंसेशन प्रोवाइड किया गया था, जिससे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था अगर वो मनी इकोनॉमी में आ जाता है तो उससे और भी ज़्यादा जो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी. अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने ये स्टिमुलस दिया है तो इस सजेस्ट दैट गवर्नमेंट को कोई ना कोई जो है वो इकोनॉमी की अभी भी चिंता है, और उन्होंने इकोनॉमी की जो अभी जो इकोनॉमी में कमी आई थी, जो ग्रोथ में कमी आई थी, साथ में जो इकोनॉमी है कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को ये चिंता है कि उसमें वापस से अपटेक आना चाहिए. अब ये जो पैकेज है, ये लेटेस्ट पैकेज गवर्नमेंट ने जॉब क्राइसिस को अपनी नज़र में लाके दिया है, और बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिया है क्योंकि वो सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है. अब इसके बाद
फॉर्मल सेक्टर में भी जो जॉब है उसका लॉस हुआ है, साथ में जो रूरल डिस्ट्रेस है, रूरल एरियाज़ में लोगों के पास जो है जॉब नहीं है, और बिकॉज पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो लोग हैं उनकी जो जॉब है वो चली गई और वो वापस क्या है अपने घरों में आ गए। पहले वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में कोई ना कोई काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक की वजह से वो अपने घर में आ गए, तो रूरल एरियाज़ में स्वाभाविक सी बात है उतना काम उनको नहीं मिल पा रहा है। अब दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जो है वो हाउसिंग सेक्टर को पुश कर रही है, जिससे कि जो टैक्स है उसमें थोड़ा सा कमी कर दी गई है। अगर 2 करोड़ रुपीज़ तक कोई यूनिट है, कोई घर है, उसको बेचा जा रहा है, तो उस पर जो टैक्स है उसमें भी थोड़ी कमी की गई है, जिससे कि पब्लिक जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसको भी थोड़ा कम किया गया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव यहाँ से ये है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट इससे जनरेट होना चाहिए। मल्टीप्लायर इफेक्ट एक सिंपल टर्म है कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो मार्केट में कुछ पैसे खर्च करेगा, तो वो एक दूसरे पर्सन के पास मनी पहुंचेगा, उससे वो तीसरे पर्सन के पास पहुंचेगा, चौथे पर्सन के पास पहुंचेगा। इससे जो है सभी को काम भी मिल जाएगा, साथ में इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो स्टील, सीमेंट और अदर जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर भी है। अब यहाँ पे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो डिमांड उनमें बहुत अच्छी ही नज़र आ रही है, बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव कुछ सेक्टर हैं जिनमें अभी भी डिमांड नहीं है कोविड-19 की वजह से, जैसे कि रिटेल सेक्टर है, लोग मार्केट में ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी है, जैसे होटल्स हो गए, या इन सारी जगहों पे लोग अभी घूमने नहीं जा रहे हैं। और टूरिज्म है, ये पूरी तरह से जो है बंद है। ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बिकॉज अगर कोई टूरिस्ट प्लेसेस पे कोई पर्सन जाता है तो आसपास बहुत सारी चीज़ों की जो डिमांड है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। होटल्स की डिमांड आ जाती है, गाइड्स की डिमांड आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही इसमें जुड़ सकते हैं कि वो डिमांड अभी नहीं आ रही है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है मिड साइज़ की जो फर्म्स हैं और 26 इसी तरह के जो स्ट्रेच सेक्टर हैं जिनमें अभी डिमांड कोविड-19 की वजह से नहीं आई है, उसमें इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन 2.5 लाख करोड़, जो भी 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो ऑलरेडी जो है वो सैंक्शन हो चुका है। तो एडिशनल गवर्नमेंट को और मनी इस पे खर्च करने की ज़रूरत है। अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने 1.46 लाख करोड़ रुपये, बट वो जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट जो कर रही है 10 सेक्टर्स के लिए, वो इन्वेस्टमेंट अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है जब इस्टेब्लिश होती है उसके बाद उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वो स्टार्ट होती है, तब जाके मार्केट में कोई भी चीज़ आती है। साथ में गवर्नमेंट ने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए 900 करोड़ रुपीज़ का स्टिमुलस जो है वो दिया है। स्टिमुलस मीन्स सपोर्ट जो है वो दिया है, वो तो इनएविटेबल है, गवर्नमेंट को देना ही था और जल्दी दे देना चाहिए था, बिकॉज वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो तो ऑन द वे है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है जो एम्प्लॉयज़, अगर कोई भी फॉर्मल सेक्टर है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेफिनेशन, अगर उसने अक्टूबर से लेके जून तक अगर किसी पर्सन को जॉब दी है, तो उसका जो पीएफ है, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड जो कटता है, प्रोविडेंट फंड कुछ इस तरह से कटता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो 12% जो भी बेसिक पे है उसका कंट्रीब्यूट करता है, साथ में गवर्नमेंट 12% कंट्रीब्यूट करती है फर्स्ट 3 ईयर्स तक। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज़ करके टोटल 24% बढ़ा दिया है। बट यहाँ पे कंसर्न ये है कि कोई भी पर्सन वो चाहेगा कि अगर उसको 3/4 मनी पे, बिकॉज 24% गवर्नमेंट दे रही है, तो बचा हुआ 75% उसको देना है। लेकिन पहले उसके सामने डिमांड होनी चाहिए, पहले उसके सामने मार्केट होनी चाहिए, तभी तो वो किसी को एम्प्लॉयमेंट देगा। अदरवाइज़ कोई क्यों अपने जो 75% मनी है वो 25% के चक्कर में फंसाएगा। सीधी सी बात ये है, जब तक कि डिमांड नहीं आएगी मार्केट में, कोई भी अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को जो है और थोड़ा प्लान करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो कंटेंट ट्रैकिंग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल मीडिया है, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, तो जो न्यूज़
देते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल में बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना ये कदम उठाया है, इससे जो मीडिया की, जो प्रेस की जो फ्रीडम है, उसका वॉयलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, डिज्नी, ये ऐसे बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, कुछ हद तक पहले उनमें जो है कुछ सीरियल्स ही लॉन्च होते थे, बट कोविड-19 पैंडेमिक की बाद से उसमें जो है मूवीज़ भी जो है वो लॉन्च होने लगी। साथ में उसका जो कुछ कंटेंट होता है, उसमें कुछ ऐसी जो है दिखाया जाता है जिससे कि कुछ रिलीजियस डेरोगेटरी कुछ कंटेंट है, या कोई किसी के ऊपर जो पर्सनल अटैक होता है वो, या कोई किसी चीज़ को जो है वो फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए दिखा देते हैं। तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन के लिए बोला था, बट उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बॉडी जो है वो नहीं बनाई। तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में जो है वो ला दिया था। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो रीसेंट डिसीज़न है गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें जो वर्चुअल वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं या ऑनलाइन न्यूज़ हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंडर ला दिया है। और ये बात अब जो गवर्नमेंट है उसने भी टाइम टू टाइम ये बात बोली है कि गवर्नमेंट इस बात के फेवर में है कि जो डिजिटल मीडिया है उनको जो है कोई ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर लाना चाहिए। जैसे कि जो मूवीज़ हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म के अंडर में आती हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली गवर्नमेंट से सजेशन मांगे थे कि कैसे जो सेल्फ रेगुलेटरी जो सिस्टम है टेलीविज़न का, उस टेलीविज़न मीडिया का, उसको कैसे इनकरेज किया जा सकता है। बिकॉज जो सुदर्शन न्यूज़ है उन्होंने कुछ डेरोगेटरी जो कंटेंट है वो शो किया था। तो गवर्नमेंट ने उस समय भी बोला था कि जो रेगुलेशन है डिजिटल मीडिया के ऊपर वो आने वाला है। अब लेकिन यहाँ पे राइटर का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेगुलेशन होता है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक आइडिया है, और वो एक तरह से सेंसरशिप की तरह है कि ऐसा गवर्नमेंट को जो है वो नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो डिजिटल प्लेयर्स हैं उनको इस तरह का रेगुलेशन लेके आना चाहिए जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन के अंडर जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पहले से ही थे। अब जो न्यू मूवीज़ हैं उनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उनको जो है वो कुछ जो मूवीज़ हैं उनमें लॉन्च होती हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बट ऐसा नहीं है कि उनको रेगुलेशन के अंडर नहीं लाना चाहिए, बट इट शुड बी सेल्फ रेगुलेशन ऑफ दोज बॉडी इट सेल्फ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उस पर रेगुलेट करेगी तो ये एक तरह से जो है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके ऊपर ये अटैक हो सकता है। तो इस तरह की ये बात इसमें की जा रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दिस, कुछ मंथ पहले ही एक न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए, कि जहाँ पे कुछ लेजिटिमेट इनिशिएटिव लिए गए थे। तो गवर्नमेंट ये तो रिकॉग्नाइज कर रही है कि कोई ना कोई रेगुलेशन की जो है वो ज़रूरत है, कि जिससे कि उन चीज़ों को जो है वो मैनेज किया सके। अब यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उनके ऊपर तो जो मैनेजमेंट है वो दशकों से खुद ही कर रहे थे अपने ऊपर। तो गवर्नमेंट को जैसे उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो इंडिपेंडेंस को बनाए रखा, वैसे ही गवर्नमेंट को OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया नेटवर्क की भी इंडिपेंडेंस को जो है वो बना के रखना चाहिए। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात की जा रही है कि 17 नवंबर को इंडिया और कनाडा के बीच में जो थर्ड ट्रैक 1.5 डायलॉग है वो होने वाला है, जिसमें कि सीनियर डिप्लोमेट और ऑफिशियल और साथ में जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर से जो है वो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया का जो रोल है, इंडिया और कनाडा का जो रोल है वो कोविड-19 के बाद वाला जो दुनिया है उसमें किस तरह से होने वाली है, इसके ऊपर वो
बात करेंगे, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी। साथ में जो थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी है, मीन्स 2021 से 2030 तक, उसके ऊपर किस तरह की जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रहने वाला है। इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है वो किस तरह से हो सकता है, बायलैटरल जो ट्रेड है, इंपोर्ट इंडिया का और एक्सपोर्ट इंडिया का या कनाडा का, उसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी। बिकॉज ये जो 1.5 जो डायलॉग है वो 2018 में लॉन्च किया गया था, ये उस डायलॉग का जो है वो थर्ड एडिशन है। लेकिन इसमें जो कुछ गवर्नमेंट को जो है वो सेटबैक भी इसमें मिला है, बिकॉज जो बहुत सारे जो कनाडा में जो इमिग्रेंट्स रहते हैं वो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं जो कि इंडिया से हैं, और उनकी जो डिमांड है वो जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पंजाब है और इंडिया में जो पंजाब है उसमें से कलेक्टिवली एक जो कंट्री है खालिस्तान, उसकी वो डिमांड करते हैं। तो उसके बेसिस पे इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन हैं कुछ हद तक जो है स्ट्रेन रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो बात है ये कब आई थी, जब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेau, उन्होंने इंडिया की विज़िट की थी 2018 में। तो बात की गई थी उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिप्लोमेसी होती है और पब्लिक डिप्लोमेसी होती है, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज की किस तरह से रहेगी, इस पे भी बात की जाएगी। अब यहाँ पे जो रियल पॉइंट है, जो सेकंड जो ये टॉक हुई थी मुंबई में हुई थी 2019 में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुए थे कनाडा के, उसके बाद उसमें जो जस्टिन ट्रूडेau हैं उनको थोड़ी कम सीट मिली थी। तो ओटावा ने ये प्रेफर किया था कि जो भी सेंसिटिव बायलैटरल इश्यूज़ हैं उसमें जो है न्यू दिल्ली का जो है वो व्यू पॉइंट जानना चाहते थे, और जो लार्जर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बात हुई थी। अब यहाँ पे इंडिया और चाइना और कनाडा के बीच में जो टाइज़ हैं उन पे कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसके बेसिस पे इंडिया का जो कनाडा है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक कंपेनियन हो सकता है चाइना को, चाइना का जो अपटेक है उसको कर्टेल करने में। अब यहाँ पे कनाडा ने जो है वो चाइना का जो एक पर्सन है होबाई कंपनी जो है उसका जो होबाई का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनको कनाडा में जो है अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद जो चाइना ने जो है कैनेडियन जो नेशनल्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया था। तो अब यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों का जो दुश्मन है, तो अगर दुश्मन का दोस्त का दुश्मन भी अपना दुश्मन है तो फिर दोनों दोस्त जो हैं उनका जो रिलेशन है वो और भी अच्छा हो जाता। अब यहाँ पे जब ये इशू आया तो चाइना जो कैनेडियन पब्लिक ओपिनियन है वो चाइना के अगेंस्ट चली गई, बिकॉज कैनेडियन नेशनल्स को अगर उन्होंने होस्टेज बना लिया है चाइना ने, तो इसकी वजह से कनाडा के जो पीपल हैं उनकी जो ओपिनियन है वो चाइना के अगेंस्ट चली गई, जिसकी वजह से जो इंडिया से उसके रिलेशन हैं वो और अच्छे हो गए। बिकॉज अब अगर कनाडा की इंडिया को सिंपैथी मिल जाती है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ जो इशू है उसके लिए, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा केस रहेगा। बिकॉज और साथ में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन मींस इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच वाली जो कंट्रीज़ हैं उस रीजन में जो सारी जो बिग डेमोक्रेसीज़ हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि वहाँ पे फ्री मूवमेंट होना चाहिए, साथ में डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलना चाहिए। बट जो चाइना है उसका ये मत रहा है कि वो वहाँ पे जो है जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर दबाव डालना, उनके जो अलग अलग जो उनका जो मैरीटाइम एरिया है उस पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट करना, तो इसके बेसिस पे ये एक ठीक चीज़ नहीं है। तो इसकी वजह से जो है वो बीजिंग का जो अग्रेसिव बिहेवियर है और उसके साथ में कनाडा जो है वो इंडिया के जो है पास आ सकता है। साथ में स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्वाड जो 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ये भी साथ में आ रहे हैं। और साथ में जो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी, इनका भी जो है एक्टिव जो है वो एक्टिव प्लेयर हैं इस रीजन में। तो इसकी वजह से इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बढ़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिसके ऊपर इस डायलॉग में बात की जा सकती है, जो कि है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब
इंडिया और कनाडा के बीच में जो पहले इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, पहले जो बायलैटरल ट्रेड था वो सिर्फ $6 बिलियन का था, बट वो अब बढ़ के जो है 2019 में $10 बिलियन तक पहुंच चुका है। साथ में जो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कनाडा का जो पेंशन फंड है वो $55 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे ये बात जो है वो वर्चुअल जो इन्वेस्ट इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बेसिस पे ये पता चली है। अब साथ में यहाँ पे इंडिया में जो मिलियन प्लस डायस्पोरा है, जो इंडिया के जो पर्सन हैं वो कनाडा में रहते हैं, तो वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं, बिकॉज वो 4% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन है, तो उनकी भी बात सुनी जाती है। साथ में कनाडा में हायर एजुकेशन जो है उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो 5 बिलियन मनी जो है ट्यूशन फीस में इंडिया के जो इमिग्रेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पे खर्च करते हैं। तो इसके बेसिस पे भी साथ में कनाडा में जितने भी इमिग्रेंट 3,30,000 उन्होंने एक्सेप्ट किए, उसमें से 85,000 जो सबसे लार्जेस्ट है वो इंडिया का है। तो इसकी वजह से इंडिया और जो कनाडा है उसके जो रिलेशन हैं वो बढ़ रहे हैं। साथ में जैसे कि यूएसए में अभी कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, तो वो भी इंडियन डायस्पोरा को बिलोंग करती हैं, इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करती। वैसे ही कनाडा की पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडियन पीपल का बढ़ सकता है। और साथ में जो 5 ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वहाँ पे इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इनोवेशन हो गया, कैपिटल रिसोर्सेज हो गया, इंडिया का जो आईटी अचीवमेंट है, डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है और पॉलिसी मॉडर्नाइजेशन है, इसके ऊपर भी जो है इसमें बात की जा सकती है। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस तो बहुत दूर दूर हैं कनाडा और इंडिया की, बट जो कॉमन इंटरेस्ट है और जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, मींस दोनों का कॉमन इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों पे अभी हमने बात की कि चाइना को कर्टेल करने के लिए, साथ में जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, साथ में प्लूरैलिटी हो गई, वो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। तो वो अपनी जो है स्टेडी जर्नी आगे प्रोग्रेस की तरफ उसको बढ़ा सकते हैं और दोनों के जो कॉमन गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ये इस आर्टिकल में बात की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।